पूछा, क्या हुआ? माँ को आरोही ने उसे बताते हुए कहा, कोमा में है, कुछ बोलती ही नहीं है, पता नहीं कब ठीक होंगे। उसकी बात सुन सुमित ने उसे एक नज़र देखा। सुमित पर अब नशा छाने लगा था तो उसकी पलकें झपकने लगी थी। आरोही ने अपनी बात का अब उसे देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप सही हैं, मुझे काफ़ी देर हो गई है तो बस माँ के से मिलकर निकलती हूँ। सुमित ने कुछ नहीं कहा। वो अभी भी उसे अपने बार बार बंद आंखें पलकों को से देख रहा था, जो कि अब आरोही को एक बार फिर अजीब लगा। वो मुड़ी और जैसे ही जाने लगी थी कि सुमित ने उसे रोकते हुए कहा, मैं भी चलूँ क्या तुम्हारी माँ से मिलने? मैं भी मिल सकता हूँ। उसकी लड़खड़ाती जुबान से निकली शब्द आरोही ने सुनी तो उसे अब यकीन हो चला कि वो ड्रिंक है। आरोही ने कुछ सोच उसकी तरफ मुड़कर उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, आइए। ये कहती हुए आरोही अब उसे अपने साथ ले जाने लगती और उसने अपने फ़ोन बाहर निकाल दिया। उसने सोचा कि वो एक बार शान को उससे बड़े भाई की इस हालत के बारे में बता दे। न जाने वो इस हरकत से कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। वहीं निखिल के घर पर आदित्य निखिल और मयंक के साथ बैठा हुआ था कि उसने आदमी सूरज का कॉल उसके पास आया। आदित्य ने कॉल पिक किया तो उधर से सूरज ने कहा, बॉस गार्ड का कहना है कि जो कि बाबा की कार इस समय एसटी जो एसपी हॉस्पिटल के पास रुकी है और वो हॉस्पिटल के अंदर आए हैं। आदित्य को सूरज की बात सुन थोड़ी हैरानी हुई कि चूंकि इस वक्त हॉस्पिटल क्यों गया है और वो अभी वो यही उसके साथ ही था, तो फिर कब वो इतने जल्दी वहाँ पहुँच गया। असल में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गाइड्स की एक कार हमेशा सुमित और शान की कार के पीछे पीछे ही चलती थी। ये आदित्य के ही गार्ड्स थे कि उन दोनों को कभी अकेला ना छोड़े जाए। आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके, उसे अकेला मत छोड़ना। ये कहते हुए आदित्य ने कॉल कट किया और अब इधर उधर नजरें घुमाते देखा। शान रुद्र के साथ खड़ा हुआ था और यीशु वो अपनी दादी और दादू के पास बैठी हुई थी। निखिल ने आदित्य को देखते हुए पूछा, क्या हुआ? आदित्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। तभी मयंक ने कहा, चलो यार, हम भी थोड़ी अपनी पार्टी कर लेते हैं। उसकी बात सुन निखिल और आदित्य मुस्कुरा दिए और उन्होंने अपना सिर हिलाया तो मयंक ने कहा, यहाँ नहीं, नीचे। ये कहते हुए मयंक ने कुछ इशारा किया तो अब आदित्य और निखिल उठ कर उसके साथ नीचे घर में बने बार में चले गए। इधर आरोही सुमित को संभाल कर अपने साथ ले आई थी, मगर उसके होते हुए न तो शान को मैसेज कर पाई और ना ही कोई कॉल। अक्सर जो लोग कम बोलते हैं वो नशे की हालत से सबसे अधिक बोलता है। यही हाल सुमित का है हो रहा था। वो न जाने क्या क्या आरोही से बोल रहा था और आरोही हाना में सिर हिलाते हुए उसे अपनी माँ के रूम में ले आई। सुमित रूम में आते ही अब एक नज़र सामने बेड पर
मशीनों से घिरी आरोही की माँ को देखा तो वो अब उन्हें एक बार अपनी पलकों को झपकते हुए देखने लगा। नशे की वजह से वो ठीक से अपनी आंख खोल नहीं पा रहा था, पर सामने बेड पर लेटी हुई आरोही की माँ को देख उसने अपना हाथ उठा आरोही को से कहा, माँ। तो आरोही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही मेरी माँ है। सुमित ने आरोही की बात सुन अपनी आंखें खोलती हुई कोशिश करते हुए एक बार फिर बेड पर उसके सामने लेटी उस औरत की बड़े ही गौर से देखने की कोशिश की, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। चेहरे पर आई इस फीलिंग की वजह से उसका चेहरा कुछ अजीब दिख रहा था, मगर सुमित को उस औरत का चेहरा फिर भी जाना पहचाना लग रहा था। तो उसे तो लग रहा था कि ये उसकी माँ यानी सुभी है। सुमित ने एक बार फिर आरोही को देखते हुए कहा, माँ, ये माँ है, ये माँ है, मेरी माँ। आरोही ने उसकी बात सुन एक नज़र सुमित को देखा, अब उसे पास खड़ी चेयर पर बैठा और अब जल्दी से शान को धीरे से कॉल किया। वो समझ चुका था कि सुमित ने थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी की है, कि उसे होश भी नहीं है कि वो इस समय कहाँ है और क्या बोलने जा रहा है। वो नशे में उसकी माँ को अपनी माँ बोल रहा है। यीशु अपने दादा के पास से उठकर अब आयु के पास आया और उसने इशारे में आयु से सुमित के बारे में पूछा। तो आयु ने कहा, वो तो चले गए। यीशु को हैरानी हुई, वो कब से उसे बिना बताए ही चला गया। यीशु ने आयु को एक बार फिर रोकते हुए इशारे से ही पूछा कि क्या उसने डिनर कर लिया। इस बार आयु ने कहा, नहीं, वो तो ऐसे ही चले गए। ये कहते हुए आयु अब वहां से चला गया और जाकर शान और रुद्र के पास खड़ा उससे बातें करने लगा। यीशु ने एक नज़र उस तीनों पर डाली और फिर बेचैन सी हो नीचे अपने रूम में चली आई। उसे सुमित पर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसे चला गया। नाराज थी उस पर, फिर भी कहीं ना कहीं उसे उसकी फिक्र थी और वो अच्छे से जानती भी है थी कि अभी सुमित की हालत क्या हालत होगी। पर सुमित कहीं हुई बातें याद आते ही वो बहुत दुखी हो जाती। इधर शान को, जो कि रुद्र और आयु के साथ गप्पे मार रहा था, कि उसका फोन बजने लगा और उसने फोन अपने पॉकेट से निकालकर देखा तो आरोही का कॉल था। कुछ सोच वो उस दोनों से अलग जाकर आरोही से बात करने लगा। वही पास खड़े रुद्र ने जब शान के फोन पर आरोही का कॉल आते देखा तो उसने मन ही मन दुख से पूछा, ये शान को क्यों कॉल आ रही है। वो भी इस टाइम इधर आरोही से बात कर शान कुछ परेशान सा हो गया और उसने जल्दी से आदित्य को कॉल किया। वही हॉस्पिटल में आरोही अब तक सुमित को संभालते हुए परेशान हो गई थी। वो बार बार उठकर उसकी माँ के पास जाने की कोशिश कर रहा था। वो नशे में ही था
ऐसा में उसके भारी भरकम शरीर को संभालना आरोही के बस की में नहीं था। आरोही ने अब सुहित को डांटते हुए कहा, चुप रहिए, वो आपकी माँ नहीं है, मेरी माँ है। सुहित ने आरोही की बात सुन किसी छोटे बच्चे की तरह जिद पकड़े हुए कहा, नहीं, वो मेरी माँ है। मैं कब से इन्हें ढूंढ रहा था। आरोही ने सुहित की बात सुन अपना सिर पकड़ लिया। शान को कॉल कर चुका था पर वो अब तक नहीं आया था। तभी उसने रूम का डोर ओपन हुआ और ब्लैक सूट में एक हट्ठा कट्ठा आदमी अंदर आया। आरोही ने अपना सिर उठाकर उसे देखा तो पास बैठा सुहित भी उस आदमी को देख उठ खड़ा हुआ और उसने उस आदमी की तरफ लगभग भागते हुए कहा, सूरज अंकल, माँ देखो, माँ जिंदा है। सूरज ने एक नज़र बेड पर लेटी उस औरत को देखा। आरोही से माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करना बेटा, आज बाबा ने ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही कर ली। आरोही हल्का सा मुस्कुरा दी। वही ये कहते हुए सूरज ने सुहित का संभाल और उसे लेकर जाने लगा तो सुहित ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, माँ 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 के साथ रहूंगा। सूरज ने एक नज़र फिर बेड पर डाली। सामने लेटी हुई औरत का चेहरा सिंगल की वजह से अजीब दिख रहा था। ऐसे में सूरज को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सोचकर सुहित उस औरत को अपनी माँ समझ रहा है। शायद नशे में होने का अक्सर है और उसका ये अंदाजा सही भी था। सुहित नशे में था, इस वजह से उसे सामने सुहित दिख रही था। शाम या आदित्य ने सामने वो बहुत ही कम जाहिर करता था कि उसे सुहित की कितनी याद सताती थी, क्योंकि वो आदित्य या शान को दुखी नहीं रहना चाहता था। खुद जब भी अकेलापन महसूस करता वो सुबह अपनी जेल को बहुत याद करता था। सुहित सूरज पर चिल्लाया, अंकल छोड़िए, मैं नहीं जाऊंगा। सुहित जाने को राजी नहीं हो रहा था। ऐसे में सूरज को अब उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना पड़ा था। रात का समय था। हॉस्पिटल का स्टाफ लगभग अब कम था। ऊपर से हॉस्पिटल में भीड़ भी नहीं थी, तो सूरज अब जल्दी से जल्दी उसे अपने साथ ले जाना चाहता, क्योंकि एक बार फिर वो लोगों इस हॉस्पिटल में थे जिसमें सुहित को एडमिट किया था। न जाने सुहित ने हॉस्पिटल जाने आने की न्यूज़ कैसे बाहर निकल, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी अलग ही कहानी बना ली कि आदित्य मिल्सन अब दादू बनने वाले हैं। लोग कयाम लगाने लगे कि हो ना हो आदित्य मित्तल की बहू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है। ऐसे में आदित्य ने अपनी पावर में बलबूते उन अफवाहों को और लड़ने से पहले रोक दिया था। पर अब एक बार फिर सुहित यहाँ आ चुका था और अब न जाने क्या न्यूज़ बनाया जा। तो ऐसे में सूरज अब आदित्य के कहने पर जल्दी से जल्दी सुहित को कहा न ले जाना चाहता था। पर काफ़ी देर तक सूरज और सुहित हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकले तो हॉस्पिटल से दूर कार में बैठ आदित्य ने अपने
गार्ड से कहा सूरज को कॉल करो। सूरज को कॉल किया पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। ऐसे में गार्ड ने कार का डोर ओपन करते हुए कहा सर मैं जाकर देखता हूँ। इस पर आदित्य ने कहा हाँ में सिर हिला दिया, पर अगले ही पल कुछ सोचकर कहा रुको। इधर हॉस्पिटल में सुहित ने अब गुस्से में सूरज को दूर ढकेला। वापस आरोही की माँ के बेड की तरफ लड़खड़ा कर जाते हुए कहा मैं कहा ना कि मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप जाओ यहाँ से। आरोही सुमित को देख अब थोड़ा डर गई कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। सुमित जैसे ही आगे बढ़ा था कि एक रूपदार आवाज उसके कानों में पड़ी। ये और कोई नहीं आदित्य की आवाज थी, जो कि अब खुद वहां आ चुका था। और उसने सुहित को देख गुस्से में कहा। चूंकि सुहित आदित्य की आवाज सुन खुश हो गया और मुड़ा तो अपने सामने खड़े आदित्य को देख उसने उसके पास जाते हुए कहा डैड डैड आप आ गए, ये देखिए माँ जिंदा है। आदित्य ने सुहित की हालत देख और उसकी बात सुन गुस्से में घूर कर देखा और कुछ कहना चाहा था कि सुहित ने अपनी बंद होती आंखों से उसे कुछ उसे देख अपना हाथ उठा उसे साइड में बड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा डैड मेरी माँ। आदित्य ने अब तक बेड की तरफ देखा नहीं था, मगर अब सुमित ने हाथ से उसे दिखाते हुए कहा तो एकाएक उसकी आंखें बेड पर लेटी हुई औरत पर पड़ी। उसने वापस मुड़ सुमित को संभालते हुए कहा, चूंकि वो इतना ही बोल सका था कि उसने बिजली सी फुर्ती से अपना सिर घुमा बेड की तरफ देखा। वही सुमित अपना होश खो लगभग आदित्य पर गिरने को हुआ था कि आदित्य ने झट से उसे अपने बाहों में संभाल लिया और वो धीरे से फुसफुसाया सुभी। आदित्य के मुंह से निकला शब्द को सुन सामने खड़ी आरोही ने एक नजर अब दोनों बाप बेटे को देखा। वही सुहित को संभाल कर खड़ा आदित्य अपनी जगह पर जम हो गया ताकि तभी सूरज ने अंदर आ एक गार्ड के साथ सुहित को आदित्य से दूर कर संभाल और उसे अपने साथ वहां से ले गए। इधर आदित्य ने सुमित के हटते ही अपना मुट्ठी फेंक ली और चेहरे पर बिना किसी भाव के आरोही की माँ की तरफ कदम बढ़ाए तो आरोही ने उससे कहा वो अंडर इसलिए मेरी माँ को अपनी माँ समझ बैठे, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। आरोही ने इतना ही कहा था कि आदित्य ने उसे अपना हाथ दिखा चुप करने का इशारा किया और अब जाकर अपने लगभग कांपते हाथों से आरोही की माँ का हाथ पकड़ा तो उन्हें छूने से ही आदित्य का दिल कांप उठा। वो जाना पहचाना एहसास आदित्य के दिल को छू गया। तभी सूरज अंकल आए और उसने आदित्य से कहा आइए बॉस। पर आदित्य ने उसे अपनी उंगली दिखाते हुए कहा और एक बार फिर बेड पर अपनी आँख के सामने लेटी हुई आरोही
कि माँ को देख उसकी आंखें नम हो गई और उसने सूरज से कहा, सुबह मेरी जान, ना वो इस समय इस कदर सदमे में था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आज की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज की स्टोरी इतना ही। बहुत अच्छा लगता है आप सभी का कमेंट पढ़कर। सभी पुराने रीडर्स के नाम एक बार फिर याद आए मुझे। अच्छे पार्ट के लिए कल का पार्ट बड़ा और बहुत ही स्पेशल होगा। कोशिश करूँगा कि शाम तक अपलोड कर दूँ।